तो हाँ, क्या कह रहा था कि अकबर के ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मिलिट्री कैंपेन एडमिनिस्ट्रेशन लैंड और रिलीजियस देख रखा। अकबर के द्वारा इंडिया में एक न्यू सिस्टम डेवलप किया गया जिसको कहा जाता है मनसबदारी सिस्टम। अब ये मनसबदारी सिस्टम क्या है, कहाँ से आया, ये इन चीज़ों को समझते हैं। तो लिखिएगा, लिखिए इन 1567, in 1567 अकबर अकबर हाँ, अरे सॉरी, हाँ, लिखिए इन 1567 अकबर इंट्रोड्यूस्ड अकबर इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम in his administration, मनसबदारी सिस्टम इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। और बहुत स्पेसिफिक अगर कहा जाए तो कहाँ पर, इन मिलिट्री। तो ये एक तरह से देखा जाए मिलिट्री में बहुत स्पेसिफिक था, लेकिन वो लोग ऑफिसर्स भी होते थे कोर्ट के, इस वजह से ये दोनों में काउंट होता है। जैसे दाग और चेहरा सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी लेकर आया, तो दाग और चेहरा जो अलाउद्दीन खिलजी लेकर आया वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, वो यूज हो रहा था सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री में। इस वजह से हम उसको मिलिट्री रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के रूप में देखते हैं। पर अकबर ने जो ये मनसबदारी सिस्टम लेकर आया, तो ये मिलिट्री में तो था ही था, लेकिन उन अफसरों को अलग काम भी दिया गया। वो लोग, या यूं कह दीजिए कि वो लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ करते थे, और उनको उन कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपने अंडर में मिलिट्री रखनी पड़ती थी। अभी वो हम समझेंगे कैसे। तो अगर एक बड़े व्यू में देखेंगे तो वो क्या है, सिस्टम इन एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर इसका बहुत स्पेसिफिक में जाएंगे तो मनसबदारी सिस्टम इन मिलिट्री। लेकिन बेसिकली क्या था, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में एक नया सिस्टम लाया गया, लेकिन मिलिट्री को सबसे अधिक प्रभावित किया, इफेक्ट किया। ठीक है, तो कहीं पर अगर मनसबदारी सिस्टम इन मिलिट्री लिखा रहे तो भी आपको सही मानना है, और मनसबदारी सिस्टम इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन यानी अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में है तो भी सही मानकर चलिए। कैसे, अभी वो हम आगे देखेंगे कैसे ये क्लियर हो जाएगा अभी आपको। ठीक है, तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए मनसबदारी सिस्टम was of सेंट्रल एशियन ओरिजिन। सेंट्रल एशिया में इसका ओरिजिन था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इससे लिखिए अब, मनसब मीन्स रैंक। जैसे आज मिलिट्री में रैंक होती है ना, लेफ्टिनेंट, ल्यूटेनेंट, मेजर, जनरल, तो इसने कहा सब मनसब, यानी कि अब ना कोई ल्यूटेनेंट है, कोई ना कोई मेजर है, ना कोई जर्नल है, ना कोई कर्नल है, सब के सब मनसब हो गए। लेकिन हायरार्की कैसे बनेगी, हायरार्की बनेगी उनकी मनसबदारी से। तो जो कैटेगरी उनको दे दी जाएगी, कैसे अभी समझिए। तो सब पहले इसको समझिए, मनसब मीन्स रैंक, एंड अब रैंक है तो इस रैंक पर कोई ऑफिसर होगा ना। जैसे क्या हुआ, रैंक हुआ मेजर,
तो मेजर रैंक पर कोई ना कोई ऑफिसर होगा। तो इसी तरह से पहले रैंक आई, जिस रैंक को कहा गया मनसब। अब उस मनसब पर यानी कि उस रैंक पर ऑफिसर होंगे, तो लिखिएगा एंड एवरी ऑफिसर क्या कहा जाएगा, एवरी ऑफिसर मनसबदार। तो जो ऑफिसर है उस रैंक पर उसको क्या कहा जाएगा, मनसबदार। जैसे मेजर रैंक है और उस रैंक पे एक ऑफिसर जो गया, तो मान लीजिए राम नाम का या श्याम नाम का व्यक्ति चला गया, तो क्या कहेंगे, राम एज मेजर। ठीक है, लेकिन यहां पर उसको कहेंगे मनसबदार। अब इसको और समझिए तरीके से, लिखिएगा द लोवेस्ट रैंक क्या है, वाज द लोवेस्ट रैंक वाज 10 एंड हाईएस्ट वाज कितना था, 5000 फॉर नोबेल्स एंड अप टू 10,000 फॉर प्रिंसेस ऑफ रॉयल ब्लड। ठीक है, तो अब समझिए इस पूरी कहानी को। मान लीजिए एक कौन है, राजा टोडरमल। कौन है, राजा टोडरमल। हमने पढ़ा ये उनके दरबार में थे राजा टोडरमल। राजा मान सिंह भी थे, बीरबल भी थे, इन लोग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब मान लीजिए राजा टोडरमल थे। अब टोडरमल को कहा गया 5,000 मनसबदार। क्या कहा गया, 5,000 मनसबदार। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोडरमल जी के पास 5,000 सोल्जर्स, कितने, 5,000 सोल्जर्स, या कहा जाए तो कैवेलरी मैन इनके पास होंगे। यानी इनको इतनी संख्या में सोल्जर्स मेंटेन करने हैं। और उसका पूरा खर्चा कौन उठाएंगे, राजा टोडरमल उठाएंगे। ठीक है, कौन उठाएंगे, राजा टोडरमल। तो मनसब क्या हुआ, रैंक। तो 5,000 रैंक के ये ऑफिसर हुए। कितने रैंक के ऑफिसर हुए, 5,000 रैंक के ये ऑफिसर हुए। ठीक है, अब इसी तरह मान लीजिए कौन है, बीरबल। कौन है, बीरबल। इनको कह दिया गया 4,000 मनसबदार। तो 4,000 मनसबदार का मतलब बीरबल के पास कितने सोल्जर्स होंगे, सैनिक होंगे। बीरबल के पास सैनिकों की संख्या 4,000 होगी मिनिमम। अभी आगे और बताऊंगा कैसे क्या इसमें कैटेगरी रखती थी। अभी बस समझने के लिए समझिए कि इनके पास 4,000 सैनिकों की संख्या होगी, यानी कि सोल्जर्स की संख्या होगी। अब मान लीजिए कि जो प्रिंस है जिसका नाम है सलीम या जहांगीर।
अब सलीम या जहांगीर ये क्या है, ये रॉयल ब्लड है, राजा मतलब अकबर का बेटा है, तो इसको 5,000 से अधिक की मनसबदार यानी कि रैंक दिया जाएगा। तो हो सकता है इसको 7,000 मनसबदार कर दिया जाए। तो अगर इसके पास 7,000 की मनसबदारी है तो इसका मतलब है कि इसके पास 7,000 सैनिकों की संख्या होगी, इसके अंडर होंगे। तो मनसब का मतलब रैंक, तो यानी इसकी रैंक क्या हो गई 7,000 मनसब। जहांगीर की रैंक क्या हो गई 7,000 मनसब, ठीक है। और उस अगर 7,000 मनसब हो गई तो उसको क्या कहा जाएगा जहांगीर को, कि जहांगीर 7,000 मनसबदार है। जहांगीर की रैंक हो गई 7,000 मनसब। मान लीजिए एक आम सैन, एक सिंपल सा कोई दरबार में एक वो है, बहुत कोई अच्छा लड़ाका है, तो उसको दे दिया गया कितना, मान लीजिए अकबर के दरबार में कोई एक व्यक्ति है एक्स नाम का, एक व्यक्ति है एक्स नाम का, इसको कह दिया गया 10 मनसबदार। तो उसकी रैंक कितनी हो गई 10 मनसब। एक्स की रैंक कितनी हो गई 10 मनसब, ठीक है। तो यानी उसके अंडर में 10 सैनिक उसके अंडर में रहेंगे, ठीक। तो कितनी रैंक हो गई 10 मनसब। अब एक्स को क्या कहा जाएगा, एक्स को कहा जाएगा 10 मनसबदारी। तो ऐसे बहुत ढेर सारे होंगे जो 10 मनसबदारी दरबार में, लेकिन हाँ हाईएस्ट रैंक वाले ये जैसे 5,000 7,000 ये इक्का दुक्का होंगे। तो भाई लेफ्टिनेंट कई होते हैं, कर्नल भी कई होते हैं, जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाती है आर्मी में या नेवी में एयरफोर्स में, वैसे वैसे संख्या कम होती चली जाती है। और चीफ क्या कहते हैं, आर्मी चीफ तो एक ही होता है, तो राजा तो एक ही था जो आर्मी का कमांडर था, ठीक है। तो उसकी कोई मनसबदारी नहीं है, उसके अंडर सब है, उसके अंडर सब है। अकबर की कोई रैंक नहीं थी। कई बार ऐसा हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि अकबर की क्या रैंक रही होगी, तो अकबर तो सबका कमांडर है ना। चाहे राजा टोडरमल हो, चाहे बीरमल हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे मान सिंह हो, चाहे ये एक्स हो, हर किसी का कमांडर कौन है, अकबर है। तो अकबर की मनसबदारी या अकबर का मनसबदार अकबर की रैंक नहीं होगी, अकबर सुपीरियर है, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसको जैसे आज से अगर कंपेयर करें तो आज क्या होती है, एक जैसे लेफ्टिनेंट है, तो अब एक लेफ्टिनेंट के अंडर अंडर में कई सैनिक होते हैं जो उसकी टुकड़ी में होते हैं, जो उसके कंट्रोल में होते हैं। अब उसके ऊपर गए कर्नल, तो एक कर्नल के अंडर में 2-3 लेफ्टिनेंट होते हैं और उनकी सारी टुकड़ियां। उसके ऊपर मेजर, तो एक मेजर के अंडर में कई ढेर सारे कर्नल और उसके अंडर कई ढेर सारे लेफ्टिनेंट। इस तरह से सीरीज चलती रहती है ना, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे उसके अंडर में ढेर सारे रैंक आते चले जाएंगे। और जब कोई कमांडर हो गया होगा या जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसका, तो वो तो सबसे तो उसके अंडर में तो सारे मेजर, सारे कर्नल, सारे लेफ्टिनेंट आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखना होता है कि तो वही चीज यहाँ है। तो अब एक्स, लेकिन कोई किसी के अंडर में नहीं है, ये अपना अलग है, ये इसके अंडर में नहीं है, ये अपना अलग है, ये अपना अलग है। कोई यहाँ पर किसी के अंडर में नहीं। ये मत सोचिए कि अगर ये 5,000 मनसबदार है तो 4,000 वाला उसके अंडर में है, नहीं। 5,000 वाला अपना अलग है, 4,000 वाला अपना अलग है, जहांगीर अपना अलग है, एक्स अपना अलग है, ठीक है। हाँ ये भले हो सकता है कि इस 5,000 वाले के अंडर में कई ढेर सारे एक्स हों, या इस 5,000 वाले में क्या करे, कोई 100 मनसबदार वाला भी व्यक्ति हो आर, कोई 1,000 मनसबदार वाला व्यक्ति एस भी हो इसके अंडर में, कोई 500 मनसबदार वाला
वाई हो इसके अंडर में। तो ऐसे कर करके क्या बन गया, टोडरमल 5,000 का मनसबदार बन गया। या हो सकता है कि टोडरमल ने अपने कंट्रोल में डायरेक्ट 5,000 सैनिक रख लिए और उसी में से किसी को हेड बना दे, तो भी हो सकता है। तो वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन आप जितना अच्छा काम करोगे, जैसा परफॉर्म करोगे, वैसे वैसे आपकी रैंक बढ़ाते चली जाएगी। लेकिन अब रैंक बढ़ गई तो यानी सैनिक की संख्या बढ़ गई, तो सैनिक की संख्या बढ़ने का मतलब है कि अब आपको कुछ जागीर यानी कि जमीन दी जाएगी। उस जमीन से जो टैक्स आएगा, जो रेवेन्यू होगी, वो आपकी होगी, और उसी रेवेन्यू से आपको इन सैनिकों का सैलरी देनी है। इन सैनिकों के सारी व्यवस्था, उनके सारे सज्जो सामान की व्यवस्था, सब कुछ आपको करनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये रैंक दी जाती थी अकबर के टाइम पर। और ये अब देखिए, तो इससे क्या होता था कि किसी एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ी सेना भी नहीं बन पाई, तो क्या हो गया, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। अब पूरी आर्मी का मान लीजिए एक ही व्यक्ति के अंदर में बहुत बड़ी पावर दिया, तो वो क्या हो गया, पूरी आर्मी का कमांडर हो जाता था। तो क्या होते थे, रेबेलियन होते थे, और अंत में उसका नुकसान किसको, राजा को भुगतना पड़ता था, जनता भी भुगतती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब एक व्यक्ति इतना पावरफुल नहीं है कि वो राजा को डायरेक्ट टक्कर दे दे। क्योंकि यार मान लीजिए, बाय द वे, मान लीजिए बीरबल बीरबल रेबल करता है, तो कितने लोग होंगे, 4,000 सैनिक ही ना विद्रोह में साथ हुए। मान लीजिए बहुत हुआ तो 1-2 लोग को और मिला लेगा, तो 10 से 15,000 सैनिक खड़े हो गए। लेकिन अकबर के पास तो 50,000 की फौज है, 1,00,000 की फौज है। तो बाकी लोग तो अब बीरबल के साथ नहीं, जो लोग जुड़े वो लोग तो अकबर के साथ रह लिए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इतने बड़े डिसेंट्रलाइज्ड पावर को आप इकट्ठा करके आप राजा के खिलाफ रिबेल करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मनसबदारी सिस्टम क्या करके लाई, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया। इससे जो रेबेलियन और बाकी जो राजा के ऊपर खतरा होता था तख्ता पलट का, वो खतरे लगभग लगभग एक तरह से समाप्त हो गए। और आप देखिएगा इसका नतीजा कि 3 से 4 पीढ़ी तक इसके बाद तख्ता पलट मुगल साम्राज्य में नहीं होता है। बल्कि वहीं देखिए, आपने देखा होगा दिल्ली सल्तनत में क्या होता था, तख्ता पलट बहुत तेजी से होते थे। कई बार तो जो रीजेंट होते थे, यानी कि जो एक तरह से उनके केयर टेकर होते थे, वही तख्ता पलट कर देते थे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको रब करते हुए इसके आगे और लिखते हैं। तो मनसबदारी का में क्या हमने देखा, मनसब मीन्स क्या हो गया, मनसब मीन्स रैंक, और जो ऑफिसर हो गए, क्या हो गए, ऑफिसर जो हुए उनको क्या कहा गया, मनसबदार। ठीक है, तो अगर कहा गया कि 5,000 मनसबदार, तो अगर कहा गया 5,000 मनसबदार, इसका मतलब है कि उनकी रैंक कितनी हो गई, 5,000। रैंक क्या हो गई, 5,000। ठीक, तो जिसको दिया, मान लीजिए राजा मान सिंह को, किसको, राजा मान सिंह को 7,000 की मनसब बना दिया गया। जैसे मान लिया कि राजा मान सिंह को कहा गया 7,000 मनसबदार, तो राजा मान सिंह अगर 7,000 मनसबदार हो गए, इसका मतलब है कि उनको क्या कहा जाएगा, राजा मान सिंह 7,000 मनसबदार, यानी कि 7,000 मनसबदार। तो उनकी रैंक क्या होगी, तो राजा मान सिंह की रैंक क्या होगी, रैंक होगी 7,000 की। क्या रैंक होगी राजा मान सिंह की, 7,000। तो ऐसे हो सकता है कई लोग हो,
हो सकता है जहांगीर के पास भी हो तो 7,000, उसकी भी 7,000 रैंक, लेकिन दोनों एक दूसरे के अंडर में नहीं होंगे या दोनों दूसरे के कंट्रोल से, वो अपना अलग है, ये अपना अलग है। ठीक है। और अकबर का यानी कि एम्परर का कोई मनसब नहीं होगा, उसकी कोई रैंक नहीं होगी, क्योंकि वो तो सब कुछ है, वो सब कुछ है। समझ में आई बात? तो अब इसमें आगे लिखिए, अब इसमें आगे लिखिए, हाँ, लिखिएगा एवरी, लिखिए एवरी ऑफिशियल, एवरी ऑफिशियल ऑफ द स्टेट I respective of his nature of work, irrespective of his nature of work, work, comma, was assigned a रैंक, वाज असाइंड ए रैंक यानी कि मनसब। तो जितने ऑफिशियल थे, चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो सिविल का वर्क कर रहे हो, चाहे वो मतलब क्या कहते हैं उलेमा हो, जो भी हो, हर एक ऑफिशियल को एक मनसब दे दिया गया, माने उनको कोई ना कोई रैंक दे दी गई, चाहे आमिल हो चाहे कानूनगो हो, हर किसी को क्या कर दी गई, रैंक दी गई, और वो रैंक क्या हो गई, मनसब। अब वो उनके पोजीशन के हिसाब से, अब कानूनगो कहाँ काम कर रहा है, कानूनगो परगना में काम कर रहा है, तो उसको 5,000 रैंक तो नहीं मिलेगी, उसको कितने मिलेगी, 10 या 20 मनसब की रैंक मिलेगी। जो सूबेदार है, सूबेदार को हो सकता है कि 1,000 मनसब की रैंक मिल जाए, और जो कौन है, वजीर है, या जो रॉयल हाउस का कीपर है, या जो मिलिट्री का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, उन सबों को 3,000, किसी को 4,000, किसी को 5,000, इस तरह की रैंक दे दी जाए। तो जिसको कहा गया कि आप 5,000 मनसबदार, इसका मतलब है कि आपकी रैंक 5,000 हो गई। जिसको कहा गया आप 100 मनसबदारी, यानी कि उनकी रैंक 100 हो गई। ठीक है। तो हर किसी को रैंक दिया जाता था, एंड इट इंक्लूडेड द सिविल as well as military ड्यूटीज। तो वो सिविल और मिलिट्री दोनों ड्यूटीज करता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द रैंक्स वेयर फर्दर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, जाट और दूसरा था सवार, जाट एंड सवार, दो तरह से फिर इसको डिवाइड किया गया। अब जाट क्या है, सवार क्या है, तो लिखिएगा जाट के बारे में, कि अगर कहा गया कि जाट है, कि ये मनसबदार तो है लेकिन ये जाट मनसबदार है, ये मनसबदार तो है लेकिन ये
सवार मनसबदार है। ठीक है, तो लिखिएगा जाट मीन्स, लिखिए जाट मीन्स पर्सनल and apart from fixing the personal status of a person in the administrative hierarchy। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे एक तरह से हायरार्की की तरह बन गया कि मान लीजिए वजीर है, तो वजीर जाट मनसबदार में आएगा, तो वो सबसे ऊपर हो गया, अब उसकी मनसबदारी सबसे हाईएस्ट पर रहेगी। ठीक है, लेकिन जो सवार वाला है, तो सवार वाले को क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा, ऐसे यहाँ लाइन कर दीजिए, सवार। सवार का मतलब क्या हुआ, हायरार्की। ठीक है, सवार का लिखिएगा सवार रैंक, सवार रैंक indicated the number of CALRYMEN कैवेलरी मैन, यानी कि सवार्स, ए पर्सन was required to maintain। कहने का सिंपल सा मतलब है, इसको समझिए, जैसे कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है अब्दुल, या ठीक है, और एक व्यक्ति है इसी के दरबार में अबुल, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है अब्दुल, एक का नाम है अबुल, या कुछ और नाम रखिए ताकि ज़्यादा दिक्कत, रहीम नाम रख दीजिए, रहीम, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अबुल भी मान लीजिए कि 1000 मनसबदार है, क्या है, मनसबदार है, और रहीम भी 1000 मनसबदार है, तो दोनों बराबर कैटेगरी के हैं। लेकिन अब यहां थोड़ा सा समझिए बात को, कहा गया कि जो अबुल है, अबुल जो होगा ये जाट मनसबदार होगा। अबुल 1000 मनसबदार तो है लेकिन जाट मनसबदार होगा, और रहीम जो है ये 1000 मनसबदार है लेकिन ये सवार मनसबदार होगा। क्या होगा, सवार मनसबदार। तो जाट मनसबदार का कहने का मतलब कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा, जैसे ऑफिस के जो क्लर्क हैं उनकी भी तो रैंक होती है ना, जो केवल सेना में ही तो रैंकिंग नहीं होती ना, ऑफिशियल वर्क जो क्लर्क होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ये लोग तो सेना में, ये लोग तो युद्ध करने नहीं जाते, ये लोग तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, तो इनकी भी तो रैंकिंग होती है। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग सिविल ऑफिसर्स होते हैं एक तरह से, और जो सेना में है वो मिलिट्री ऑफिसर है। तो हर कोई युद्ध करने तो जाएगा नहीं। अब एक उलेमा जो है, उलेमा भी क्या है, ऑफिशियल में है। मान लीजिए अब्दुल क्या हो गया, अब्दुल एक उलेमा है, क्या है, उलेमा है।
अगर अब्दुल उलेमा है तो युद्ध होगा, तो क्या अब्दुल युद्ध करने जाएगा, वॉर करने जाएगा? उलेमा तो वॉर करने नहीं जाएगा। तो ऐसे लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वर्क देखते थे, सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखते थे, उन लोगों को जाट मनसबदार कहा गया। और जिन लोगों के पास अगर उनको क्या करने हैं, कैवलरी मैन यानी कि कैवलरी मैन मेंटेन करना है, यानी कि उनको युद्ध में, वॉर में पार्टिसिपेट करना है, उनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराना है अपने एरिया में, तो उन लोग को क्या कहा जाएगा, सवार मनसबदार। क्या कहा जाएगा, सवार मनसबदार। तो जो लोग, अब जैसे आमिल है, अब आमिल क्या है, तो आमिल तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा ना, ये वसूली कर जाकर लैंड रेवेन्यू टैक्स वसूलेगा ना। लेकिन है तो ऑफिसर सर एम्पायर का, तो ऑफिसर है तो उसकी क्या होगी, रैंक। भाई चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, चाहे आप मिलिट्री ऑफिसर हो, हर किसी की रैंक डिसाइड होती है। अब वॉर होता है तो क्या वॉर में सिविल ऑफिसर तो जाते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर्स जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 मनसबदार अगर वो जाट मनसबदार है, तो इसका मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रहा है, वो उसका पर्सनल क्या हो गया, हायरार्की का रैंक हो गया, वो उसकी रैंक हो गई। और इसी रैंक के हिसाब से मान लीजिए अब एक अब्दुल है, वो 1000 मनसबदार, कोई एक श्याम है, उसको कहा गया 500 मनसबदार, लेकिन ये जाट मनसबदार होगा। क्या होगा, 500 वाला जाट मनसबदार। तो जैसे जैसे आप ऑफिसर की रैंक बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी सैलरी, उसके भत्ते, सब कुछ बढ़ते चले जाते हैं। तो अब मान लीजिए कोई एक 2000 मनसबदार है, जाट मनसबदार, तो इसकी सैलरी क्या होगी, 1000 वाले से ज़्यादा होगी। 1000 वाले की सैलरी इस 500 वाले से ज़्यादा होगी। तो ये क्या हो गया, ये सिविल ऑफिसर्स जो है या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनकी रैंक, उनको भी रैंक दी गई मनसबदार की, लेकिन उनको क्या कहा गया, जाट मनसबदार, कि ये लोग ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, इनको उतने सैनिक या कैवलरी मैन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये रैंकिंग सिर्फ और सिर्फ उनकी हायरार्की को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, हायरार्की को। एक डीएम है और एक सेक्रेटरी है, ठीक है। तो डीएम क्या है, डीएम क्या उतने अपने अंदर सैनिक नहीं ना मेंटेन करेगा, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है, तो वो क्या हो गया, जाट मनसबदार। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये सिविल ऑफिसर फला सिविल ऑफिसर से हाईएस्ट पोस्ट पे है, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम डायरेक्ट क्या कह देते हैं, सेक्रेटरी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, सेक्रेटरी कहते हैं, या कुछ और रैंक दे दीजिए। तो इसका मतलब है क्या हो गया, तो अगर उस समय में देखा जाए तो हो सकता है कि वो 3000 ही मनसबदार हो, जो सेक्रेटरी हो वो 3000 ही मनसबदार हो। तो 3000 ही मनसबदार लेकिन जाट हो, तो अब सेक्रेटरी अपने अंडर सैनिक तो नहीं भर्ती करेगा, लेकिन उसकी भी रैंक होगी, और रैंक सबकी मनसबदारी व्यवस्था के थ्रू ही होती थी। यानी हर एक ऑफिसर को रैंक दे दी गई, लेकिन कोई जो नहीं कि वो आदमी क्या करे, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है वो कैवेलरी मैन नहीं रखेगा, लेकिन जो मिलिट्री से जुड़ा हुआ है वो कैवेलरी मैन रखेगा। तो यहाँ एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि स्टेप पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, साथ में इट आल्सो डिसाइड्स या इट आल्सो डिसाइड्स सैलरी
ऑफ ऑफिसर। तो उस ऑफिसर की सैलरी भी डिसाइड हो जाती थी। क्यों? क्योंकि मनसबदारी का रैंक उसको क्या दे देता था, उसको उसकी पोजीशन बता देता था। उस हिसाब से उसकी क्या हो जाती थी, सैलरी डिसाइड हो जाती थी। भाई एक सेक्रेटरी की सैलरी ज़्यादा होती है एक डीएम से, ठीक है ना। एसडीएम की सैलरी उससे कम होती है। तो इस तरह से हायरार्की बनती जाती है। और जो सवार वाले हो गए वो लोग क्या रखेंगे, घुड़सवार, यानी कि उतने कैवेलरी मैन रखेंगे। ठीक है, समझ में आई बात कि एक जाट और एक सवार मनसबदार, ये इतना समझ में आ गया। तो इसको रब करें।